फिर बार-बार उनको इनेबल करने से वो नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और बाकी सब कहाँ पे हैं? मैम मैंने वो लिंक तो सेंड कर दिया ग्रुप में, आ जाते हैं सब। मैम वो आपसे एक बात पूछनी थी, जो प्रैक्टिकल हाँ आपने वो जी। लिस्ट अपलोड की थी। हुँ। मैम वो उनसे आपने बोला था ना, वो जैसे रिकमेंडेड बुक थी ना उसमें, वो मोनिका वाली, उसमें सारे प्रैक्टिकल तो नहीं है मैम। अच्छा, एक एक मुझे बताओ, मेरी पहले तो मेरी आवाज़ आ रही है ठीक? जी मैम, आ रही है आवाज़। ठीक है। बहुत जल्दी फिर आपका कोई इशू होगा क्योंकि मेरी आवाज़ तो आ रही है।
बाकी जो प्रैक्टिकल लिस्ट थी उसके अलावा आप जो है वो डेसी एंड लेवाइस जो है ना उससे रिकमेंड करोगे बाकी अपने प्रैक्टिकल्स जो नहीं ठीक है उसमें मैम। मिल रहा है। ठीक है। सही। सही है मैम। उसका फुल नेम मैं आपको बताती हूँ। मैंने वो कर ली थी डाउनलोड एशियन डिवाइस में। अच्छा। मिल गई प्रैक्टिकल थी। हेमेटोलॉजी बाय डेसी एंड जी लेवाइस। मैम। हाँ जी, तो ये इससे आज ही बाकी मिली है से मैम वो बुक ना। प्रैक्टिकल्स। पहले नहीं मिल रही थी। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल्स जो है आप इससे देख लेना। क्यों मैम? हाँ जी, लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें कोई मसला तो नहीं था? नहीं मैम, कोई नहीं मसला था। हम्म। बुक से पढ़ा था या सिर्फ स्लाइड्स पढ़ी थी? मैम फिलहाल सिर्फ स्लाइड से पढ़ा था, घर आ गए थे ना तो मैम इसलिए बुक से पढ़ा नहीं गया। वो बुक मिली भी आज ही है। ठीक है। हाँ जी मोजली, आपने पढ़ा था लेक्चर? मैं मैम हाँ जी इसरा अब्दुल्ला, आपको कोई इशू था? लास्ट लेक्चर पढ़ा था? अस्सलामुअलैकुम मैम। जी मैं पढ़ा था। कोई इशू था उसमें? नो मैम, वो आपकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी समझ आ ना तो गई थी? फिर सारा बस आ ही क्या रही थी मतलब? मैम। मैम मुझे बस आपकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी ना, तो मैंने पढ़ा तो था वैसे। नहीं तो आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया था? किया था। तो फिर रिकॉर्डिंग से क्या मिलना था? मैम रिकॉर्डिंग से दोबारा मैंने सुनना था। अच्छा, लेकिन जो है आप लोग ने लेक्चर लिया था तो फिर ये इशू नहीं होना चाहिए था। और क्या समझ नहीं आ रही थी उसमें? एंटीजेंस या कुछ और? नहीं मैम, शायद मैंने ना ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, इस वजह से मुझे लगा होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके मैम। ठीक है। जी हाँ जी मैम। कायनात, आपने पढ़ा था, कोई मसला था उसमें? मैम पढ़ा तो है। अब मैं मतलब सेकंड टाइम अभी भी रीड आउट कर रही हूँ, लेकिन जो एंटीजेंस था ना स्टार्ट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आप क्या उसमें रिकॉर्डिंग क्या नहीं समझ कर आ रहा दो था? क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर नहीं मैं लिया था। रिकॉर्डिंग आज आपको, हाँ अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, फिर उससे आपको आ जाएगी समझ। ओके मैम। शाहिद रशीद, जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। क्या? वालेकुम सलाम, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? मैम आरबीसी एंटीजेंस। हाँ जी, तो क्या किस तरह की होती हैं? मैम ये जो पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो इनडायरेक्ट होती है जीन प्रोडक्ट, और जो प्रोटीन होती है वो डायरेक्ट जीन प्रोडक्ट होती है। उसके बाद हमने समझ एवीओ आ ब्लड गई थी इसकी स्टडी पढ़ा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाली की? जी मैम। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एंटीजेंस की समझ आ गई थी? मैम मैंने लास्ट लेक्चर 10 नहीं किया, बस ये अभी स्लाइड से किया है, सारा याद किया है। नहीं तो समझ आई थी, मैं ये पूछ रही हूँ। इनडायरेक्ट, हम कार्बोहाइड्रेट्स को इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? मैम मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने स्लाइड्स अभी मेन ऊपर से पढ़े हैं। जी क्या किया अभी आपने स्लाइड्स को? स्लाइड्स पढ़ी हैं बस अभी। नहीं तो स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि हम उसको क्यों इनडायरेक्ट कहते हैं। फिर आप लोग आप लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं थे? मैम नेट का इशू आ रहा था इधर। हाँ जी सलाहुद्दीन, आपने पढ़ा था? सलाहुद्दीन,
सलाहुद्दीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं सबसे सुनूंगी और सबके कॉन्सेप्ट्स इस बारे में क्लियर होने चाहिए, तो इस वजह से मोस्टली जो है वो आ ही नहीं रहे अभी। ठीक है, हम 12:45 पे जो है मैं आप सबकी जो अभी होंगे आप लोग उनकी अटेंडेंस मार्क करूंगी और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और बाकी सब जो बाद में 12:45 के बाद करेंगे ज्वाइन, उनकी एब्सेंट मार्क होगा। मैम लाइबा का मैसेज आया था कि वो अटेंड नहीं कर सकेगी। लाइबा नईम की ईमेल आई हुई है मुझे। मैम लाइबा इजाज, वो उसका क्या आया था कि मैम उनकी तबीयत खराब थी तो वो टेस्ट वगैरह करवाने थे लैब के, तो वो उधर गई हुई हैं इसलिए आ नहीं सकेंगी। पर उसने मुझे आप ईमेल नहीं की। यस मैम, मैंने वैसे उन्हें कह दिया कि आपको मेल कर दें। ओके, उनकी ईमेल आती है तो फिर अदरवाइज ऐसे किसी के मैसेजेस जो हैं उस तरह से कोई उसका पर्पस नहीं होता। ठीक है, ऑफिशियली जो वे है उसी को फॉलो करना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, आप उसको भी बता देना। हाँ जी, शिराज मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? मैम लेक्चर में आज नहीं पढ़ गया, क्विज था सुबह। तो किस दिन पढ़ के आते हो ये बताओ। मैम ये वाला लेक्चर पढ़ा नहीं है, पहले वाला क्विज तैयार किया है तो फिर आज क्विज था, मतलब क्विज देना, वो लेक्चर मैंने पढ़े ना। बेटा आप लोग किसी दिन भी नहीं पढ़ के आते, सिर्फ आज की बात नहीं है। नहीं मैम, लेक्चर में रिवाइज पढ़ते थे हम। नेक्स्ट टाइम अगर नहीं पढ़ के आओगे तो मैं एब्सेंट मार्क करूंगी आपकी। ठीक है, आप लोगों को अपना लास्ट सेमेस्टर याद होना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर के बावजूद, फेल होने के बावजूद आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यही सब कुछ कर रहे हो। और मैं अब आप लोगों को साथ साथ वार्निंग दूंगी कि आप लोग जो है मुझे एंड पे इस तरह की जो है वो ना करो कि आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। शिराज मुस्तफ़ा, ठीक है। जी जी ओके। मैम रामीन का इंटरनेट नहीं आ रही, वो कह रही है मैं पैकेज से लगवा के ना तो फिर अटेंड करती हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैम जो लास्ट लेक्चर में टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के लिए, उसका टेबल था, वो याद करना है सारी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशंस। बहुत मतलब आपको एबीओ और एच सिस्टम जो है वो उनका याद होना चाहिए। वो एक कॉन्सेप्ट था कि मतलब ये जो एंटीजेंस हैं, अदरवाइज हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि आरबीसीज के ऊपर ये एंटीजेंस हैं, लेकिन वो बाकी टिश्यूज और सेल्स पे भी होती हैं। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए वो था। ठीक है, उसको बहुत रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होनी चाहिए। ओके मैम। मैम जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन थी
एबीओ सिस्टम की। हाँ जी। उसमें जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि वो जो एंटीबॉडीज होती हैं आईजीजीआई आईजीएम है, उनकी डेंसिटी और उनकी कंसंट्रेशन मैटर करती है। हाँ तो जी उसमें बिल्कुल। लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ था वो ये था कि उसकी जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है, मतलब जो उसकी सीरम कंसंट्रेशन होती है। हाँ जी, तो वही कंसंट्रेशन मतलब किस अमाउंट में जो है वो बनी हुई है। मैम वो जो उसने फ्लूइड फेज बोला है, फ्लूइड फेज मींस उसकी स्लूबल फॉर्म। फ्लूइड फेज मतलब सीरम कंसंट्रेशन। सही। ठीक है, मतलब किसी और सेल्स के साथ अटैच नहीं, वो सीरम में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, अगर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो है वो रिएक्शन आएगा। जी मैम, उतनी ज्यादा हिमोलिसिस है। सही। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो फ्लूइड कंसंट्रेशन मतलब जो सीरम कंसंट्रेशन है उस एंटीबॉडी की, वो भी जो है वो इम्यून डिसऑर्डर के फैक्टर को इफेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आज हम मेजर जो है एबीओ और आरएच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एबीओ एंटीजेंस आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ी थी कि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो the A, B and H antigens are detectable early in fetal life and are not fully developed on the red cells at the time of birth. The number of antigen sites reach adult level at around 1 year of age and remain constant until old age when a slight reduction में अगर। ठीक है जी, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मतलब जो सही डेवलपमेंट होती है एबीओ एंटीजेंस की वो आफ्टर 1 ईयर होती है, मतलब पहले भी होती है लेकिन वो फुली डेवलप नहीं होते हैं। क्लियर पिक्चर जो सामने आती है वो 1 ईयर पे होती है और ये थ्रू आउट अडल्ट पे जो है मैक्सिमम होती है और फिर ओल्डर एज पे फिर इनकी जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है। एबीओ एंटीबॉडीज एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम अगर एबीओ सिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो 1 ईयर के बाद होती है, तो इसका मतलब है जितने भी रिएक्शंस डेवलपमेंट होते हैं। नहीं जो है मतलब आपकी ये पहले भी होती है, लेकिन जो फुल फॉर्म में जो होती है ना मेच्योर फॉर्म में फुल फॉर्म में वो 1 ईयर के एज में आती है। सही है, मतलब डिजीजेस पहले हो पहले सकती भी है। होती है। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इसकी एग्जांपल है, उसमें जी जो है वो है। न्यूबॉर्न बेबीज में होता है वो। ठीक है, तो ये एंटीजेंस पहले शुरू से ही फीटल लाइफ में हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फुल मेच्योर फॉर्म में जो है वो आफ्टर 1 ईयर जो है डेवलप होती है। सही। ये नहीं कि वो आफ्टर 1 ईयर बनती है, ठीक है, वो हमारी लाइफ में जब फीटल लाइफ में ही बन जाती है। Now, ABO antibodies. As we know that there are two types of antibodies that form in ABO blood group system. These are NTA and NTB. These antibodies are naturally occurring in the absence of corresponding antigens appear in first few months of life. और ये किस तरह से डेवलप होती है, मोस्टली कंसीडर किया जाता है कि वो इन रिस्पॉन्स टू एबीएच लाइक सब्सटेंसेस के, मतलब वो ए बी या एज वो एंटीजन टाइप सब्सटेंस वो हमारी डाइट में होती है या फिर एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज डेवलप होती है। क्योंकि हमारे जो एंटीजेंस के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज डेवलप हो तो वो तो सेम होती है ना, तो इसलिए इस बेस पे नहीं ये बनती, ये हमारी डाइट में और इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से जो है, और ये नेचुरली अकरिंग ही है, मतलब ये बनेगी ही, जरूर बनेगी। Hyperimmune NTA and NTB, these are less frequent, may occur in group O mothers and can cause hemolytic disease of newborn, जो क्या at the मैम इनकी जेनेटिक बेसिस नहीं होती। ये एंटीबॉडीज के जेनेटिक मैम बेसिस नहीं है। जी जी, नहीं है। एंटीबॉडीज की मैं कह रही हूँ, ये जो नेचुरली अकरिंग है, लेकिन जी दो मैम। तरह की एंटीबॉडीज इसमें बनती है मोस्टली। एक नेचुरली अकरिंग जो हमारी बॉडी में का पार्ट है, जी और मैम। उसको यही जो है उसका क्लियर हमें जो है अभी तक नहीं है, उसको मोस्टली यही किया जाता है कि वो या तो हमारी सब्सटेंसेस डाइट पे एनवायरनमेंट पे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके रिएक्शन की बेस पे वो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं बॉडी में, या फिर इनमें किसका माइक ऑन है। और सेकेंड टाइप की जो बनती है हाइपर इम्यून टाइप की बनती है, जैसे किसी को गलत ट्रांसफ्यूजन दे दी तो उस वजह से जो है वो नेक्स्ट जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी।
तो वो हाइपर इम्यून टाइप की एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। और मोस्टली जो है ग्रुप ओ मदर्स में भी जो है वो इस तरह से जो है डेवलप होती हैं और वो भी हाइपर इम्यून टाइप की होती हैं और ये भी हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो है वो कॉज कर सकती हैं। नाउ द RH सिस्टम को रीसस सिस्टम भी कहा जाता है। Original antibody raised by injecting RBCs of rhesus monkeys into rabbits. ये उनमें ही rhesus monkeys में ही फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नेम ही RH सिस्टम हमने रखा हुआ है। And guinea pigs which reacted with most human red cells. इसका जो जीन कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए जो जीन थी, बी जीन थी और इसके अलावा ओ जीन थी, जिसकी वजह से कोई वो हमारा प्रॉपर एंजाइम नहीं बन रहा था, तो इसी तरह से इसकी भी जीन्स एंड डिफरेंट जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स में है। वो क्या क्या हो सकती हैं? इट कैन बी कैपिटल सी, मतलब वो डोमिनेंट फॉर्म में हो सकती है या फिर रिसेसिव फॉर्म में हो सकती है। तो इसमें 3 तरह की होती है मोस्टली, सी, डी और ई। डी एंटीजन जो है वो एमॉर्फिक है। डी की कोई जो है वो एंटीजन, मतलब डी अगर होगा तो वो डोमिनेंट ही होगा, जो जिसकी वजह से पॉजिटिव होता है। हमारे एशियन कंट्रीज में मोस्टली जो है वो डी जीन ही होता है और उसकी वजह से डी एंटीजन ही होता है। अगर डी एंटीजन ना हो तो जो रिसेसिव फॉर्म इसकी है वो नहीं है इसकी कोई, इस वजह से वो अगर होगी तो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव होंगे हमारा ब्लड ग्रुप। जैसे आपका ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि डी जो एंटीजन थी वो प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो मतलब वो नहीं है, उसकी कोई रिसेसिव फॉर्म नहीं है। मतलब बाकी जो दोनों जीन्स हैं उनकी रिसेसिव फॉर्म्स भी होती हैं। RH सिस्टम का जो लोकस है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, ठीक है। एवियो सिस्टम का कौन सा क्रोमोसोम पे है? क्रोमोसोम 9। ठीक है, क्रोमोसोम 9, ठीक है। तो इस तरह से RH जो लोकस है वो क्रोमोसोम 1 पे है। इट इज क्लोजली लिंक्ड जीन्स और इसमें जो है वही RHD हो सकती है या फिर RHC या E हो सकती है। तीनों जो है उनमें से कोई वो एक हो सकती है। मोस्टली डोमिनेंट या प्रोमिनेंट जो है वो RHD इसकी एंटीजन है। RHCE जीन जो है इसके 4 मेन एलील्स हैं आगे। CE मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स में जो है इनहेरिटेंस में आ सकती है। CE कैपिटल या डोमिनेंट में, ये दो, एक रिसेसिव फॉर्म में एक डोमिनेंट फॉर्म में, इस तरह से इनहेरिटेंस में आ सकती हैं। और जो RHD एंटीजन है, नेगेटिव इंडिविजुअल्स मतलब RHD जो इसकी डोमिनेंट फॉर्म है वो डिलीटेड फॉर्म होगी। RH antigens are defined by corresponding anti-sera with the exceptions of anti-D। ठीक है, मतलब anti-D जो रिसेसिव फॉर्म है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इसलिए उसके अगेंस्ट सीरा नहीं है, बाकी सारी जो है हम उनके रिएक्शन करके तो उनको चेक कर सकते हैं। RH antigens are present only on red cells। ठीक है, अब RH system there are 4 different blood group system जो सिर्फ RBCs के ऊपर है, वो किसी और टिश्यूज के ऊपर नहीं है। उनमें से एक जो है RH सिस्टम है, ठीक है। RH एंटीजेंस आर वेल डेवलप्ड बिफोर बर्थ। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ RH सिस्टम, तो इसमें जो एंटीबॉडीज जो है वो इसकी सारी ऑब्वियसली एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है डेवलप हो सकती हैं आफ्टर जो है आपकी कोई ट्रांसफ्यूजन जो है उसकी वजह से जो है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो है मदर में डेवलप हो सकती हैं। तो इसमें जो जितनी तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं वो ये है, एंटी डी हो सकती है, एंटी सी और एंटी ई, ठीक है। मतलब हर एंटीजन जो इसकी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है डेवलप हो सकती है। इट इज नेचुरली अकरिंग। एंटी ई ऑफन अकर्स विदाउट जो है ये हेमोलिटिक या फिर हेमोलिटिक रिएक्शंस जो हैं उसमें जो है वो नहीं होते। और मोस्टली जो है ये एंटी बॉडीज जो हैं वो प्रेगनेंसी एंड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो है वो डेवलप होती हैं। एंटी सी अकेनली सीन इन डोनर्स, वही उनको डिफरेंट जो है वो इन एंजाइम्स ट्रीटेड या फिर एंजाइम ट्रीटेड सेल्स में जो है एंटी सी जो है वो पाई जाती हैं। इम्यून एंटीबॉडीज जो है एंटी डी मोस्ट इंपॉर्टेंट RH एंटीबॉडी है सबसे, क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट एंटीजन भी ये है।
invariably immune and causes, it can cause hemolytic transfusion reactions, मतलब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट दे देते हैं तो वहाँ पे ये जो है एंटीबॉडीज हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कॉज कर सकती हैं या फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कॉज कर सकती हैं। Arises after stimulation by pregnancy and transfusion, मतलब वही प्रेगनेंसी या ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर गलत जो है ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं हम तो उस वजह से जो है डेवलप हो सकती हैं। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। इनडायरेक्ट इसको ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है, डैट भी कहा जाता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी ग्लोबुलिन टेस्ट। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट ग्लोबुलिन टेस्ट यूज करते हैं। ग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज। इसके अलावा एंटी सी जो है, एंटी सी में बी फाउंड टुगेदर विद एंटी डी, और एंटी सी जो रिसेसिव फॉर्म की है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी इन द आरएच सिस्टम, कैन कॉज हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एंड हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, इमीडिएट एंड डिलेड दोनों तरह के। अब जब हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बेसिकली दो तरह के डेवलप होते हैं, एक इमीडिएट टाइप के होते हैं और एक जो है डिलेड होते हैं। इमीडिएट जो फॉरन ट्रांसफ्यूजन के वक्त ही जो है या ट्रांसफ्यूजन अभी हो रही होती है और पेशेंट में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, लाइक शिवरिंग और स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और डिलेड जो मतलब आफ्टर 1 डे 2 डे या फिर आफ्टर 1 वीक जो है वो अपीयर होती हैं, या आफ्टर समटाइम्स 15 डेज के बाद भी जो है वो अपीयर होती हैं। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बेसिकली दो तरह के हैं, और एंटी-सी जो है ये दोनों तरह के रिएक्शंस कॉज कर सकती हैं। NTE and NDE can lead to serious problems. Order of immunogenicity, ये मतलब सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक कौन से और सबसे कम कौन से है, तो इनका ऑर्डर जो है अगर हम देखें तो D जो है वो सबसे ज़्यादा है, देन C, देन कैपिटल E, देन इसकी रिसेसिव फॉर्म एंड देन कैपिटल C। तो इस तरह से ये इम्यूनोजेनिक ऑर्डर है इनका। नाउ एबीओ ग्रुपिंग टेक्निक, हाँ जी आप लोगों ने देखी है कभी एबीओ ग्रुपिंग देखी है? नो मैम। नहीं देखी हुई? यस मैम, ब्लड बैंक में देखी हुई है। ब्लड बैंक में देखी हुई है। वहां पे वो जो ब्लड डोनेशन के लिए भी आते हैं तो वो लोग भी ब्लड ग्रुपिंग कर नहीं रहे होते? यस मैम, कर रहे होते हैं, पहले वही करते हैं, फिर क्रॉस मैच करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में भी क्रॉस मैच करते हैं? मैम यहाँ तो वो सैंपल लेके टेस्ट कर रहे थे उस दिन, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या कर रहे थे, वो आगे कमरे में कुछ कर रहे थे। क्रॉस मैच ही कर रहे होंगे, माइनर क्रॉस मैच। अच्छा, किस बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं मतलब जिन्होंने एबीओ ग्रुपिंग नहीं देखी हुई। वैसे ये पता है आपकी एफएससी लेवल का भी ये एक वो होता है उसमें प्रैक्टिकल। यस मैम, उसमें किया भी था हमने। हाँ जी, तो बेसिकली ये जो हम इसको टेस्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बेस पे करते हैं, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बेस पे जो है हम इसको टेस्ट करेंगे एबीओ और आरएच ग्रुपिंग को। अब the principle of ABO grouping is based on a specific agglutination reaction between antigens on red cells and the IgM antibodies in the typing serum, ठीक है। जो हम सीरम यूज कर रहे होते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि जब हम सेल्स या स्लाइड टेस्टिंग करते हैं या वो उस पे करते हैं तो हम उसके नोन एंटीसीराज यूज करते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली आईजीएम टाइप के होते हैं। आईजीएम टाइप की जो एंटीसीराज हैं वो अग्लूटिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी बाइंडिंग साइट्स भी ज्यादा होती हैं, इसलिए वो एक सही रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए जो हम कमर्शियली प्रीपेड एंटीसीराज यूज करते हैं वो आईजीएम टाइप की होती है। और एबीओ ग्रुपिंग जो है हमने सिर्फ एक तरह की देखी होती है, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एबीओ ग्रुपिंग। हम 2 मेथड्स यूज करते हैं, एक होती है सेल ग्रुपिंग और एक होती है सीरम ग्रुपिंग। सेल ग्रुपिंग को हम फॉरवर्ड ग्रुपिंग भी कहते हैं और जो सीरम ग्रुपिंग है उसको रिवर्स ग्रुपिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब सेल ग्रुपिंग क्या है और सीरम ग्रुपिंग क्या है? सेल ग्रुपिंग में बेसिकली हम सिंपल से वर्ड्स में आपको बताऊंगी कि सेल ग्रुपिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे, आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजेंस हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और सीरम ग्रुपिंग जो है उसमें हम
सेल्स के ऊपर एंटीजेंस डिटेक्ट नहीं करेंगे, सीरम में जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं उनको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो टेक्निक्स होती हैं एबीओ ग्रुपिंग की, सेल ग्रुपिंग एंड सीरम ग्रुपिंग। Cell grouping is determined by testing an individual's red cells with known blood grouping reagents जो एंटीसीरास हम यूज करते हैं, और सीरम ग्रुपिंग जो है वो हम सीरम में एंटीजेंस एंटीबॉडीज को चेक करते हैं बाय यूजिंग नोन सेल्स, ए सेल्स, बी सेल्स एंड ओ सेल्स। ब्लड ग्रुपिंग जो इसके मेथड्स हैं, इसके डिफरेंट मैनुअल मेथड्स भी हैं और बहुत सारी न्यूअर टेक्निक्स भी आ रही हैं। मैनुअल मेथड्स में जो हम मोस्टली हमने देखे होते हैं, दे आर ग्लास स्लाइड्स आर वाइट पोर्सिलिन टाइल, उसके ऊपर जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, ग्लास टेस्ट ट्यूब्स में करते हैं, या फिर माइक्रोवेल प्लेट और माइक्रो प्लेट जो है वो यूज हो रही हैं आजकल। इसके अलावा न्यू टेक्निक जो है कॉलम टेक्निक है, जिसमें सेफाटेक्स जेल यूज होती है। इसके अलावा सॉलिड फेस टेस्ट हैं। तो ये दोनों तरह की टेक्निक्स जो है यूज होती हैं। मोस्टली जो हमारे यहाँ पे है, मोस्टली मैनुअल मेथड्स ही यूज हो रहे हैं। स्लाइड और टाइल टेस्टिंग में क्या है, टेक्निक्स में बी यूज फॉर इमरजेंसी एबीओ ग्रुपिंग, for preliminary grouping, particularly in an outdoor camp. Slide or tile testing is not recommended for routine use because it is not reliable. For the reasons that it is not reliable is that weakly reactive antigens on cells जो हैं वो ये सही से चेक नहीं किया जा सकता इसको। इसके अलावा सीरम ग्रुपिंग विद लो टाइटर एंटी ए और एंटी बी जो है वो भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते आफ्टर जो है उसका सीरम ग्रुपिंग के भी। तो इसलिए स्लाइड और टाइल ये हम इमरजेंसी, अगर आपने देखा हो कि ब्लड जो मोस्टली ब्लड बैंक्स हैं जहाँ पे सिर्फ ब्लड डोनेशन और उसका रेसिपिएंट और डोनर का होता है, उसमें मोस्टली स्लाइड और टाइल मेथड, और इमरजेंसीज में स्पेशली एक एक होती है किसी भी हॉस्पिटल में दो तरह की होती हैं लैब्स। ठीक है, एक इमरजेंसी लैब होती है जिसमें हम अर्जेंट टेस्ट करते हैं, एक जो है वो नॉर्मल रूटीन की लैब्स होती हैं। ठीक है, जिसमें सारे टेस्ट जो हैं वो रूटीन के साथ चल रहे होते हैं। अब जो इमरजेंसी में होते हैं उसमें हम थोड़े शॉर्टकट्स चूज करते हैं। उसमें एक ये भी है कि हम उसमें सिंपल स्लाइड टेस्ट कर लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि आपने जो है वन ब्लड जो है एक एक ड्रॉप जो है आपने ब्लड जो चेक करना है वो टाइल पे ले लेते हैं। उसके बाद उसमें जो ए एंटीसीरा और एक दूसरे ड्रॉप में बी एंटीसीरा डाल देते हैं। ठीक है, अब जिसमें रिएक्शन होगा तो वो क्या शो करेगा, अगर ए एंटीसीरा आपने डाला है ब्लड ग्रुप में और वहां पे रिएक्शन आया है तो इसका क्या मतलब होगा। हाँ जी बच्चों बताओ। या अगर बी एंटीसीरम हमने डाला है ब्लड ड्रॉप में और वहाँ पे रिएक्शन अग्लूटिनेशन शो हुई है तो इसका क्या मतलब होगा, किस तरह से इंटरप्रेट करोगे। मैम जिसमें ए पे रिएक्शन हुआ है इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका बी पे हुआ है उसका मतलब उसमें एंटीजेंस बी थी तो ब्लड ग्रुप बी होगा। इसी तरह आरएच फैक्टर वाला भी हम करते हैं, उसमें अगर वो एग्लूटिनेशन शो करता है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर एग्लूटिनेशन नहीं शो करता है तो नेगेटिव होगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आप देखो आप डिटेक्ट क्या कर रहे हो इसमें, आपका पर्पस क्या है या प्रिंसिपल क्या है, आप आरबीसीज के ऊपर एंटीजेंस को डिटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने नॉन कमर्शियली प्रिपेयर जो है एंटीसीराज यूज किए हैं या एंटीबॉडीज यूज किए हैं जो एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, जब आप एक ड्रॉप ब्लड के लिया और उसमें एंटी ए डाल दिया और वहां पे रिएक्शन हुआ तो मतलब सेल्स के ऊपर एंटीजन ए थी जिसकी वजह से उसने रिएक्ट किया एंटीसीरा के साथ। इसलिए अब जो एंटीजन होती है सेल्स के ऊपर वही डिफाइन करती है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो इस तरह से हम उस पेशेंट को ब्लड ग्रुप ए जो है वो कर देते हैं। अगर बी एंटीसीरा जब ऐड करेंगे और वहां पे रिएक्शन हो गया हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब बी एंटीजन थी सेल के ऊपर, तो इस वजह से हम उसको बी ब्लड ग्रुप जो है वो कर देते हैं डिक्लेयर। और अगर दोनों में रिएक्शन हो रहा है तो मतलब ए भी ब्लड ग्रुप है, और अगर दोनों में नहीं है मतलब
हमारे सेल्स के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो उसको हम ओ ब्लड ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, ये तो एबीओ सिस्टम की है। इसके साथ हम आरएच सिस्टम भी करते हैं क्योंकि ये मोस्ट प्रोमिनेंट है। आरएच सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हम एंटी डी जो है एंटीबॉडीज यूज करते हैं, और अगर वहाँ पे रिएक्शन हो जाए तो मतलब वो सिंपली होता है कि जो है वो पॉजिटिव है, और अगर रिएक्शन ना हो तो मतलब नेगेटिव है, और डी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। स्लाइड और टाइल टेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज लेस सेंसिटिव देन द ट्यूब टेस्टिंग. Drying up of the reaction mixture can cause aggregation of cells, giving false positive result, and weaker reactions are difficult to interpret. So, slide या tile testing के कुछ disadvantages. ट्यूब टेस्टिंग जो है, ट्यूब टेस्ट इधर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक में भी यूज, यही जो हम उसको टाइल में कर रहे हैं, हम उसको ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लेके और एंटी सीराज लेके उसको ट्यूब में भी किया जा सकता है। ठीक है, the tube technique is more sensitive than slide technique for ABO grouping. Advantages of tube testing is that it allows for fairly long incubation without drying up of the tube contents. ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा जो है वो स्पेसिमन लिया है, इसलिए वो ड्राई नहीं होगा उसमें ट्यूब में। लेकिन स्लाइड पे जो है हम सिर्फ एक ड्रॉप लेते हैं, उसको थोड़ी देर और मिक्स करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाता है। तो इसलिए ये जो है वो ज़्यादा इसका जो है advantages हैं than the slide testing. Centrifugation involved enhance the reaction, allowing weaker antigens and antibodies to be detected. Simplicity of reading and grading of results, and it is more clean and more hygienic. It requires smaller volume of reagents. ये इस तरह से ग्रेड्स और इस तरह से ग्लूटिनेशन हमारे पास जो होती है, और हम उसको ग्रेड्स भी करते हैं या फिर सिंपली उसको जो है डिक्लेयर कर देते हैं उसको ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर एंड वाला जो है चल रहा हो कि बहुत कम अग्लूटिनेट्स जो है अपीयर हो, तो तब जो है हमें माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं उसकी, और उसको क्लियर कर सकते हैं कि ये नेगेटिव है या वहाँ पे अग्लूटिनेशन है। तो ये सबसे पहला जो बिल्कुल अग्लूटिनेट हो गया हुआ है, इस तरह से अगर आपने एक ब्लड ग्रुप लिया, एक ड्रॉप लिया ब्लड का, उसमें एंटीजीरा ए डाला और अभी मिक्स किया है और उसको टिल्ट करके मूव कर रहे हैं, तो अगर वो बिल्कुल इस तरह से ग्लूटिनेट कर जाता है फर्स्ट पिक्चर की तरह, तो इसको हम 1 बिग क्लम्प अगर होता है तो 4+ करते हैं और उसको उसका जो ब्लड ग्रुप है वो डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट जो है उसको 3+ करते हैं कि 2 to 3 क्लम्प्स मेजर क्लम्प्स जो हैं वो बन जाते हैं। 2+ किस तरह से देते हैं? मैनी स्मॉल क्लम्प्स विद क्लियर सुपरनेटेंट्स जो है, मतलब वो पता चल रहा होता है क्लियरली कि यहाँ पे अग्लूटिनेशन हुई हुई है, लेकिन छोटे क्लम्प्स होते हैं तो उसको 2+ करते हैं। If there is many small clumps with turbid supernatant, ठीक है, मतलब turbidity appear हो गया, मतलब रिएक्शन हो गया है, तो 1+ कह देते हैं। वीक कब होती है? जब वो टर्बिड ना हो लेकिन टर्बिड सा लग रहा हो, ग्रैन्यूल्स अपीयरेंस आ रही हो, तो यहाँ वीक पे जो है हम इसकी फिर माइक्रोस्कोपी करते हैं ताकि हमें क्लियर हो। उसके बाद अगर बिल्कुल स्मूथ सस्पेंशन है, कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ हुआ, तो वो मतलब एंटीजन नहीं है सेल्स के ऊपर, इसलिए उसने रिएक्शन नहीं किया। अगर वहाँ पे हेमोलिसिस हो जाती है, पार्शियल और कंप्लीट हेमोलिसिस, तो वो फिर एज जो है हमने, क्योंकि एज क्या था, बॉम्बे फिनोटाइप या ओ जो है उसमें वो आ जाता है, हम बॉम्बे फिनोटाइप के लिए यूज कर सकते हैं। Now the second grouping technique is the reverse grouping or serum grouping. ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है, हमें इसमें हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग नोन सेल्स। ठीक है, अगर हमने जो है एक पेशेंट का या किसी का सीरम लिया है, हमने पहले सेल ग्रुपिंग भी की, उसके बाद सीरम ग्रुपिंग भी करते हैं, दोनों तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं एक टाइम पे, ताकि हमारा जो ग्रुपिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो और उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये मेजर एक चीज़ है। अगर आप किसी को गलत ब्लड ग्रुप जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, मतलब वो कहीं पे भी ब्लड डोनेशन जब देगा, ये बहुत इमरजेंसी में बहुत जो है एक्सटेंड तक नहीं करते हैं हम टेस्टिंग, तो अगर वो हम कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, ये किया इमरजेंसी की कंडीशन में लगा देते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है उसको प्रॉपरली
डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवर्स ग्रुपिंग में बेसिकली हमने क्या करना है, उसी पेशेंट के सीरम में जो है एंटीबॉडीज चेक करनी है और फिर हमने ब्लड ग्रुप जो है वो डिफाइन करना है। अब एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं हम, तो इसको रिवर्स क्यों कहा जा रहा है? हाँ जी, कोई बताएगा क्यों हम इसको रिवर्स ग्रुपिंग क्यों कहते हैं? मैम चूंकि एंटीबॉडी जो है वो ये एक इनडायरेक्ट मेथड हुआ ना, डायरेक्ट थोड़ी कर रहे हैं हम, पहले एंटीजन ऐड बेसिकली जो है सलाहुद्दीन ने सही कहा कि इट्स एन इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेंगे। एंटीबॉडीज क्या ऑपोजिट बनती हैं एंटीजेंस के। ठीक है, अब अगर ए एंटीबॉडी में रिएक्शन हुआ है तो मतलब उसके सेल्स पे जो एंटीजन थी वो बी थी, इसलिए ब्लड ग्रुप जो है बी होगा। तो इस तरह से ये रिवर्स काइंड ऑफ ग्रुपिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, लेवल अ टेस्ट ट्यूब फॉर ईच आरबीसी रिएजेंट टू बी टेस्टेड। दो ब्लड ग्रुप्स जो ट्यूब्स लेते हैं उनको हम कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं ए और बी से। Place 2 drops of the serum plasma into each label tube। सीरम प्लाज्मा दोनों यूज किया जा सकता है। हम एक पेशेंट का जो है एक एक ड्रॉप जो है दोनों में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एड 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ ए सेल्स एंड बी सेल्स टू द अप्रोप्रिएट ट्यूब। ठीक है, उसमें हम एक एक ड्रॉप जो है वो नोन सेल्स जो है हमारे पास ए सेल्स और बी सेल्स वो डालेंगे। मिक्स जेंटली सेंट्रीफ्यूज द टेस्ट ट्यूब्स फॉर अप्रोप्रिएट सेंट्रीफ्यूज टाइम। मतलब 2 to 3 मिनट्स के लिए जो है इनफ होती है उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन। Completely resuspend cells and examine microscopically for agglutination। ठीक है, हम उसको जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रिसस्पेंड करेंगे और फिर माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे। अगर वहाँ पे अग्लूटिनेशन हुई हुई है, माइक्रोस्कोपिकली नजर आ रही है, तो हम उसको जो है वो रिपोर्ट कर देंगे कि और रिकॉर्ड करेंगे अपने रिजल्ट्स। ये वही इंटरप्रिटेशन की गई है आपके ब्लड ग्रुप्स की कि किस तरह से सेल ग्रुपिंग और सीरम ग्रुपिंग जो है वो होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, सेल ग्रुपिंग जो है मतलब वही एनटीए। सेल ग्रुपिंग मतलब फॉरवर्ड ग्रुपिंग। ठीक है, हमने एंटीजेंस इसमें डिटेक्ट करनी है, तो इसमें हमने ब्लड ग्रुप जो है एक ब्लड ड्रॉप लिया है, इन दोनों में एंटी ए एंटी बी में। और एंटी ए भी यूज नहीं होती मोस्टली, एंटी ए और एंटी बी जो है ये दोनों मोस्टली यूज होती है। ठीक है, तो एंटी ए जो है उसमें होगा पॉजिटिव, मतलब एंटीजन ए है। अब इसी के सीरम ग्रुपिंग की तरफ को आप देखो ए और बी को अगर आप देखते हो यहाँ को, तो उसमें देखो आपने मतलब सीरम एक एक ड्रॉप डाला और उसमें नोन सेल्स डाल दिए। एक ट्यूब में ए के सेल डाले, एक में बी में और एक में ओ सेल्स जो है वो डाल दिए। अब इसमें जो है ग्लूटिनेशन बी जो थी आपकी उसमें, उसके ऊपर जिसमें आपने बी सेल्स डाले उसमें होगी, मतलब उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज है, बी एंटीबॉडीज। ठीक है, अब एंटीजन क्योंकि ए थी और एंटीबॉडीज बी है, तो मतलब हमारा रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द एंटीजन हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं इसको पूरा इसकी सेल ग्रुपिंग को, फॉरवर्ड ग्रुपिंग और सीरम ग्रुपिंग को। इस पूरे टेबल को आप लोग याद कर लेना। ये वो स्लाइड और टाइल और ट्यूब टेस्टिंग थी। नेक्स्ट जो है माइक्रोप्लेट टेक्निक है। ये बेसिकली कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिलती है और इसमें डिफरेंट वेल्स बने होते हैं। ये मल्टीपल जो टेस्टिंग सेम एक ही टाइम पे करने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो। Microwell plate consists of a small tray with 96 small wells. Each well can hold about 200 to 300 microliter of reagent. Microplate technology is useful in high workload in blood transfusion laboratories। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन का हो रहा है इमरजेंसी लेबोरेटरीज में, वहाँ पे जो है माइक्रोप्लेट टेक्निक यूज की जाती है।
एडवांटेजेस ये उसी तरह से होती है, मतलब उसमें हम सिर्फ जो है इसको यूज़ करने में जो ईज़ी रहती है, क्योंकि एक और इसमें जो है वो ड्राई होने का जो है बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर वेल्स बने होते हैं, क्लियर स्लाइड नहीं होती है। Advantages of microplate: small volumes and low concentration of sera and red cells make its cost effective. Easy handling of a microplate can replace 96 test tubes. ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इकोनॉमी इन स्पेस एंड टाइम ड्यू टू बैचिंग ऑफ सैंपल्स। ठीक है, मतलब हम बैच के बैच जो है जैसे 96 सेल्स हैं तो हम 96 सैंपल्स को एक टाइम पे कर सकते हैं, या मतलब जो भी हमने जितने भी यूज़ करने हो कि मैक्सिमम हम सैंपल्स जो है एक ही टाइम पे उनको टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोप्लेट टेक्निक। नो दिस एडवांस टेक्निक जो यूज़ होती है कॉलम टेक्निक। कॉलम टेक्निक बेसिकली क्या है? It's recently introduced for serological testing. The aim of this technology is to standardize red cell agglutination reactions, trap the agglutinates to permit simple and reliable reading. The column consists of special microtubes with Cephadex gel matrix. इसके अंदर जेल होती है बेसिकली, तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो वो जेल के अंदर ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्लियर पिक्चर जो है वो शो हो जाएगी। Red cells and serum or red blood cells alone are dispensed into the microtubes। ठीक है, मतलब जो हमने चेक करना हो, मतलब अगर हमने जो है वो सीरम ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर रेड सेल्स, नोन रेड सेल्स इनकॉर्पोरेटेड होंगे। अगर हमने सेल ग्रुपिंग करनी है तो नोन एंटीसीटास जो है उसके अंदर जो है ट्रैप होंगे, और वो हम पेशेंट सीरम या फिर पेशेंट सेल्स डाल के जो है टेस्ट कर लेंगे। Reagents are dispensed into the microtubes, incubate if necessary, centrifuged under strictly controlled parameters। तो ये इस तरह से बेसिकली इसके वेल्स होते हैं और इसके अंदर जेल होती है, ये जिस तरह पिक्चर में शो हो रहा है। The gel in microtube act as a sieve. Unagglutinated cells form a button at the bottom of the microtube। ठीक है, मतलब जो रिएक्ट नहीं हुए वे जो जहाँ पे रिएक्शन नहीं है तो वो जेल के नीचे बैठ जाएंगे और एक बटन टाइप जो है वो बॉटम में बना देंगे। Agglutinated red blood cells are trapped in the gel। जिस तरह से बाकी वेल्स में शो हो रहा है कि जहाँ पे एग्लूटिनेशन शो होगी वो जेल के अंदर ट्रैप कर जाएंगे। The Cephadex gel may be a neutral, या फिर वो स्पेसिफिक रिएजेंट्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, या फिर हम खुद से जो है डाल सकते हैं। तो मतलब जिस तरह से भी कमर्शियली मैन्युफैक्चरर्स ने उसको बनाया हो वो हम उसको यूज कर सकते हैं। और इसमें कौन से हम रिएजेंट्स होते हैं? AHG, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, या फिर NTA, NTB और NTD जो है इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। Advantages of gel system: superior in sensitivity to conventional tube test without loss of specificity. It is easy to use. It requires small amount of red cells and serum for testing, making it a deal for neonatal and pediatric use। मतलब जो हम neonates और जो peds में है उनका बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता भी नहीं है, तो उनके लिए जो ये most favorable जो है टेक्निक है। Reactions are easily visible and can be graded. Reactions using gel technique are stable for at least 48 hours and the gel cards can be photocopied, providing a permanent record for future reference। ठीक है, तो मतलब ये एक प्रॉपर जो है एडवांस टेक्निक है और ये न्यूनेट्स और पेडियाट्रिक्स के लिए भी बेस्ट यूज जो है हो सकती है। Solid phase tests. These depends on the immobilization of one of the reactants। मतलब एक को जो है हम immobilize कर देते हैं, मतलब उस के अंदर जो है वो इमोबिलाइज मतलब उसके अंदर ट्रैप कर देते हैं, इंट्रैप कर देते हैं, ठीक है, और एक जो है वो मोबाइल होता है। During testing, the immobilized component captures additional reactants from the liquid phase and binds them to solid phase। ठीक है, मतलब अगर हम उसमें सेल्स डालते हैं या सीरम डालते हैं तो अगर उनका रिएक्शन होना हो तो वो उनको बाइंड करके उनको भी सॉलिड फेज के साथ अटैच कर देते हैं। These techniques have been successfully developed for a range of serological testing, for red cell grouping, antiglobulin testing, and antibody detection। तो इन सब के लिए ये यूज हो सकती है सॉलिड फेज टेस्टिंग।
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब हमें किन चीज़ों को जो है वो इसमें देखना पड़ता है एबीओ ग्रुपिंग या कोई भी ग्रुपिंग में आप, तो कौन कौन सी जो है वो क्वालिटीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी कंट्रोल के कौन कौन से जो है पॉइंट्स हैं। एबीओ ग्रुपिंग टेस्ट शुड बी डन एट रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर पे ही ग्रुपिंग करते हैं। टेस्टिंग इन हॉट इन्वायरमेंट वीकन्स द रिएक्शंस, मतलब बहुत टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें जो है वो रिएक्शन पे इफेक्ट करेगा। रूटीन एबीओ ग्रुपिंग मस्ट इंक्लूड both cell and serum testing as such as each serves as check on the other. Anti-zeta used in the ABO grouping must be used as per the manufacturer's instructions, मतलब उसका जो है हम इसको हाफ लाइफ क्या है उसकी और उसकी जो है हम स्टोर किस कंडीशंस में करते हैं एंटीजीरास को, क्योंकि अगर हम उसका स्टोरेज टेम्परेचर जो है 4 या 5 डिग्री सेल्सियस है और अगर हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो उसकी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें जो है गलत रिजल्ट्स हम करते जाएंगे, क्योंकि अगर एंटीजीरा ही ठीक नहीं है तो मतलब वो एंटीजन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए एडिक्वेट कंट्रोल्स जो हैं वो हमें हमेशा लगाने पड़ते हैं। एडिक्वेट कंट्रोल्स शुड बी पुट विद ईच बैच ऑफ टेस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द reagents. Alternatively, once a day, the reagents must be checked with appropriate cells. Before use, all the reagents must be checked grossly to rule out any turbidity or contamination. Tubes, slides, tiles और microplates और gel cards should be labeled properly ताकि हमें पता हो कि हम कौन सा सैंपल जो है वो चेक कर रहे हैं। ये ना हो कि मतलब वही जो है एरर्स ड्यू टू सम मैनुअल एरर्स हम किसी को गलत जो है वो उसका ब्लड ग्रुप गलत जो है डिस्क्राइब करते हैं। The glassware used should be dry and clean. Serum should be added before adding cells, and each tube should be examined after serum has been added to ensure that none has been missed. Results should be recorded immediately after observation. अगर agglutination appear ना हो तो हम concave mirror या microscope जो है वो use कर सकते हैं। ABO grouping सीरा जो है एंटीसीरास जो हम यूज करते हैं, इट इज एसेंशियल टू यूज रिलायबल ग्रुपिंग reagents टू ऑब्टेन करेक्ट रिजल्ट्स। कमर्शियली प्रीपेड पॉलीक्लोनल या फिर मोनोक्लोनल एंटीसीरास जो है वो यूज हो सकते हैं। पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल का क्या मतलब? एनी आइडिया अबाउट दिस? मैम सिंगल और मल्टीपल। क्या सिंगल और मल्टीपल? बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज हम बनाते हैं कमर्शियली और लैब में प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। यस हम मैम। कुछ सेल्स को क्लोन कर लेते हैं और फिर उनको जो है वो उनसे ही एंटीबॉडीज डेवलप कराते रहते हैं, ठीक है। ये जो पॉलीक्लोनल है इनमें जो सेल्स जिनसे प्रिपेयर की जा रही हैं प्लाज्मा सेल्स, वो जो है वो डिफरेंट जो है स्पीशी के जो है वो हम करके उनको ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से उनकी वो पॉलीक्लोनल होते हैं, डिफरेंट क्लोन से हम जो है वो इकट्ठी करते हैं। और इस इनका क्या होता है पॉलीक्लोनल का कि उनकी जो रिएक्टिविटी रेशियो है वो डिफरेंट होती है, मतलब वो एक से ज़्यादा एंटीजेंस के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। जबकि मोनोक्लोनल जो है उनका जो टिश्यू कल्चर हमने किया है वो एक ही तरह के सेल से हमने वो एंटीबॉडीज लिए हैं। मोनो मतलब सिंगल, क्लोनल मतलब क्लोन, ठीक है। मतलब एक ही जो सेल्स टिश्यूज हैं उनको क्लोन करके हमने उनसे एंटीबॉडीज डिटेक्ट जो है एक्सट्रैक्ट किए हैं। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये बहुत स्पेसिफिक होती हैं और इनके रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है, ये किसी और एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। पॉलीक्लोनल की जो रिएक्टिविटी रेट है वो इस मोनोक्लोनल से ज़्यादा होता है। Monoclonal antisera give more specific reactions and are very sensitive for weaker reactions. Adequate quality control must be done before purchasing commercial antiseras. The potency of any antisera deteriorates rapidly if kept for too long at ambient temperature, मतलब रूम टेम्परेचर पे रख दिया आपने, कोई टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रखा। Grouping sera should therefore be kept at 4 degrees Celsius as directed by the manufacturers when not in use.
फ्रोजन एंटीसीरा जो है हम फ्रीज भी कर सकते हैं, बट उसको यूज करने से पहले प्रॉपर्ली थॉ किया जाता है। थॉ का मतलब है प्रॉपर्ली उसको लिक्विड किया जाता है और उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल यूज के लिए, मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पे करें तो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक लेके आ जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है। ब्लड सैंपल फॉर एबीओ ग्रुपिंग क्या क्या हो सकता है? क्लॉटेड ब्लड सैंपल्स collected in screw cap plain test tubes. Samples should be stored at 4 degrees Celsius and preferably be tested within 48 hours. Hemolyzed samples are not suitable for testing. ठीक है, obviously hemolyzed cell hemolyze हो चुके हैं तो उसमें फिर डिटेक्शन प्रॉपर नहीं होगी। The blood sample may be centrifuged at 1000 to 3000 revolution per minute for 3 minutes for adequate serum separation. अगर हमने सीरम यूज करना तो उसके लिए हम सीरम को सेपरेट करेंगे आफ्टर, मतलब जब वो सैंपल क्लॉट कर जाएगा फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर 3 मिनट्स और फिर उसका सीरम सेपरेट करेंगे और फिर सीरम जो है वो सीरम जो हमारी रिवर्स ग्रुपिंग है उसके लिए यूज करेंगे। Separated serum should be placed in a pre-labeled tube for serum grouping and other serological tests. Cells from the test sample should be washed in 0.9% normal saline and a 2 to 5% cell suspension should be prepared. ठीक है, ये जो हमने सारे वॉश सेल्स बनाए होते हैं, नॉन सेल्स बनाते हैं, हम ये लैब में खुद भी बना सकते हैं। किस तरह से? कोई भी हमारा जैसे नॉन ब्लड ग्रुप है ए, अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके सेल्स कैसे बनाए जा सकते हैं? तो मतलब उसका ब्लड ग्रुप ब्लड लिया होल ब्लड या फिर सेल्स उनके सेल्स को जो है उसमें टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिर नॉर्मल सेलाइन उसमें ऐड करके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर 3 मिनट्स और फिर सुपरनेटेंट रिमूव कर देते हैं, फिर उसमें नॉर्मल सेलाइन ऐड करते हैं, फुल कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब को, फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं और फिर सुपरनेटेंट रिमूव कर देते हैं। इस तरह 3 to 4 टाइम्स हम उसको वॉश करते हैं ताकि सेल्स के अंदर जितना भी सीरम था या कोई और एंटीबॉडीज थी वो रिमूव हो जाए और फिर हम उसको 2 to 5% जो है डाइल्यूट कर लेते हैं। मतलब हमने उसमें जो है 1 ड्रॉप जो है वो सेल्स का ले लिया और उसमें 19 to 20 ड्रॉप जो है हमने नॉर्मल सेलाइन ऐड कर लिया, तो इस तरह से ये हमारे पास 2 to 5% सेल सस्पेंशन बन जाती है और वो सेल सस्पेंशन हम यूज करते हैं किसी भी सीरम जो है ग्रुपिंग के। This is again the same concept कि किस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं in different blood groups. It's all about the lecture. Any question? मैम जो मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल का आपने बताया है उसमें जो पॉलीक्लोनल उसके सामने उसने ह्यूमन सोर्स लिखा है, तो मतलब जो हम लेंगे वो सैंपल तो वो ह्यूमन से ही होगा? नहीं, बेसिकली ये कमर्शियली जो है प्रिपेयर्ड है, ठीक है। हम इनको क्लोन करते हैं, हम इनको डिफरेंट जो सेल्स हैं उनका जो है हम जैसे प्लाज्मा सेल्स रिमूव कर लिए एक, वो चाहे ह्यूमन से ही, तो फिर हम उनको प्लाज्मा सेल्स को लैब में ग्रो करते हैं, उनका कल्चर करते हैं, फिर उनको कल्चर के थ्रू फिर उनकी जो है प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है कि वो फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। और कुछ पॉलीक्लोनल जो है वो डिफरेंट स्पीशीज से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से अगर डिफरेंट क्लोन्स के थ्रू जो हम करते हैं और उनसे एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो पॉलीक्लोनल होती हैं। अगर हम सेम स्पीशीज सेम सेल्स से हम एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मोनोक्लोनल होंगे। सही मैम। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही क्योंकि मौज अली कह रहा है कि उसको आवाज नहीं आ रही मेरी। मैम काट आ रहा। मुझे आपकी आवाज काट काट के आ रही है, मेरी और अटेंडेंस जो है मैंने लगा ली है, रामीन की मैंने लगा दी थी। बाकी कौन बाद में आया? शोएब अहमद ने रीजन बता दिया। मोहम्मद काशिफ। जी मैम। मोहम्मद काशिफ उसकी तो ऑडियो भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो लेक्चर में है ही नहीं।
उसने बस ज्वाइन किया हुआ है। मोहम्मद काशिफ को बता देना बाद में कि उसकी जो है एब्सेंट मार्क हुई है आज। अटेंडेंस लगी है मैम? हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट में अटेंडेंस हो चुकी हुई है। मैम मैंने आपको एक मैसेज किया था, हमारी मैम सुबह से लाइट खराब थी, तो जो ही लाइट आई है मैंने मोबाइल चार्ज करके वहीं से ना कनेक्ट कर ली थी आपकी क्लास 12:48 पे मैम। 12:45 पे मैंने जो है लेक्चर स्टार्ट किया है। मैंने 48 या हाँ 48 पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, लेकिन अशीर शोएब आप भी अपने ये मसले मसाइल जो है थोड़े से हर लेक्चर में आप ऐसे ही करते हो, लेट आके और बाद में जी मेरा ये मसला था, मेरा वो मसला था। इश्यूज होते हैं बट किसी एक लेक्चर लाइट में का होते हैं। काफी दिनों के बाद मैम लाइट का ना इशू है, हुआ ही नहीं, बारिश थी अब मैम थोड़ी नेक्स्ट बहुत। लाइट का नहीं होगा तो नेक्स्ट किसी और चीज का हो जाएगा। नो मैम वो फिर बाकी चीजें तो मैंने जो हुई अपनी कर लेता होता मैं, कोई अगर बेसिक तो रीजन हो मैनेज तो किया वही करो होती है। ना। किसी को कोई हाँ जी मोहम्मद काशिफ आप कहाँ से आए हो? मोहम्मद काशिफ इज सेइंग कि वो स्टार्ट से लेक्चर में है। स्टार्ट कौन सा होता है आपको पता है? लेक्चर का स्टार्ट टाइमिंग क्या है? 12:30। हाँ जी, और ये किस स्टार्ट टाइम पे आया? हाँ जी मोहम्मद काशिफ आपका स्टार्ट टाइमिंग क्या था? आप बिल्कुल भी 12:47 पे नहीं आए। सीरियसली बच्चों झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग, मतलब। और अगर 12:47 पे भी आए हो तो आई डैम केयर, आपका टाइम 12:30 पे है, आपने 12:30 पे ही करना है, ठीक है? आपकी एब्सेंट ही मार्क होगी ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है 12:30 पे ज्वाइन करो। ठीक है बच्चों, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो। मैम जी माइक्रो के जो हमने प्रैक्टिकल्स बनाने हैं मैम, उसमें जितने भी बैक्टीरियाज की आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, तो मैम उसमें हमें फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना है? पता है बेसिकली हम इसमें हर बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन लेकर हम जो टेस्ट मुझे काम और साइबर नहीं टेस्ट के नेम पहले आपने वो सारे टेस्ट लिखने हैं क्योंकि वो टेस्ट यूज होते हैं बेसिकली डायग्नोसिस के लिए। उसमें वो लिखा भी होगा कि ये टेस्ट किस किस को डायग्नोस करने के लिए किया हुआ जी है, मैम। ठीक है? और अगर टेस्ट आप लोग लिखते हो तो उसका जो मेथड होगा ऑब्वियसली उसमें प्रिंसिपल आप लिखोगे, ठीक है? उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है वो लिखेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है वो लिखेंगे, उसका टेस्ट रिजल्ट मतलब किस तरह का होगा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा। उसके बाद उस वो यूजेज उसका किस किस के लिए, हम किस किस की आइडेंटिफिकेशन के लिए वो टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने वो सारे टेस्ट जो है वो लिखने हैं अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज में। ठीक है मैम। ठीक।
ये इस्लान यासीन, आपकी आंख अब खुली है? अब लेक्चर खत्म हो गया आई थिंक सो। मैम मैं पहले था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा आप पहले भी नहीं थे, मुझे पता है सब कुछ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।